हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम वायरस, विषाणु, उससे होने वाली बीमारी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगली बीमारी पढ़ते हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण बीमारी पढ़ेंगे। सामान्यतः आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो दो बीमारी पढ़ेंगे अपन, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले अपन अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू नाम से तो वैसे सभी जान गए होंगे, आजकल ये सब बीमारी तो काफी अपडेट रहता है। लेकिन मान लो स्वाइन फ्लू को आप नाम से नहीं पहचाने तो आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले, अभी क्या आप चले जाओ 2-4 साल पहले, एक बीमारी फैली थी जिसमें लोग कपूर और इलायची साथ में रखा करते थे। याद है, कहते थे कि कपूर और इलायची रखो तो ये बीमारी नहीं होगी। तो ये वही स्वाइन फ्लू थी, कपूर और इलायची वाली। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। यदि अपन स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो इसका जो वायरस है, इस वायरस का नाम है H1N1 वायरस। यहां से भी कुछ लोगों को याद आ गया होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा आता था H1N1 वायरस। अब यदि H1N1 वायरस की बात करते हैं तो यहां पर H जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है हीमो अग्लूटिनिन, और N जो शब्द है ये होता है न्यूरोमिनिडेस। ठीक, घबराना नहीं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन क्या कहेंगे, हीमो अग्लूटिनिन, और दूसरा जो है वो है न्यूरोमिनिडेस। अब ये क्या है, तो आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि वायरस का जो शरीर है वो पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन और अनुवांशिक पदार्थ से बना होता है। वायरस के शरीर में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और 94% प्रोटीन होता है। तो सीधी सी बात है, अभी डीएनए आरएनए का नाम तो है नहीं, डीएनए आरएनए का हिस्सा है नहीं, तो अब 94% क्या बचा, प्रोटीन। तो ये दोनों क्या है, प्रोटीन। H1N1 ये प्रोटीन है जो उस वायरस में पाए जाते हैं। हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेस दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है जो उस वायरस में होते हैं। ये हीमोग्लूटिनिन जो है ये किसी भी होस्ट सेल पे अटैक करता है, वहां एसिड वगैरह का रिसाव करता है, रिलीज करता है, ताकि जो सेल है वो डैमेज हो जाए, और फिर डैमेज सेल को आगे रेप्लिकेट करने का काम करता है न्यूरोमिनिडेस। इतनी डिटेल नहीं आएगी, वो तो एक जनरल बात है, तो आप उसको याद रख लो। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो बीमारी है, इस बीमारी की यदि अपन बात करते हैं संक्रमण की, ठीक, अफेक्टेड ऑर्गन पढ़ रहे हैं पर पहले इसमें संक्रमण समझ लो, तो अपन एक कॉन्सेप्ट यहां से समझेंगे, ट्रांसमिशन, या जिसे अपन कहते हैं संक्रमण। तो देखिए ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलती है। कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलती है। लेकिन सबसे पहले ये बीमारी कहां से आई, तो ये जो बीमारी है ये इंसान में आई है सुअर से, सुअर या जिसे अपन कहेंगे पिग। ठीक, अप्रैल 2009, हिस्ट्री थोड़ी सी याद रखेंगे, अप्रैल 2009 में मैक्सिको, अप्रैल 2009 में मैक्सिको में सबसे पहले ये जो बीमारी है ये सुअर से मनुष्य में आई थी, और धीरे धीरे अब ये जो है मनुष्य में फैलते जा रही है ना, H1N1। पोर्क, जहां पर पोर्क खाते हैं ना, पोर्क मतलब समझ, सुअर का मांस जहां खाते हैं, उसका रीजन होता है पोर्क जो है बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन होता है। यदि और अपन बात करें अंडा की, या और किसी टाइप के अपन मीट की बात करें या चिकन की बात करें, तो उसमें जो प्रोटीन है उससे लगभग 1.5 से 2 गुना पोर्क में प्रोटीन होता है। तो उसको जो खाते हैं उससे ये बीमारी फिर इंसान में आई है। अब इंसान में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैल रही है। अब यदि अपन बात करते हैं इसके अफेक्टेड ऑर्गन की, हम बात करते हैं यहां पर इसके
प्रभावित अंग की, तो इस बीमारी का जो प्रभावित अंग है वो है श्वसन तंत्र। ये वायरस प्रभावित करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को। भैया जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई महिला सुपरवाइजर वाला है, नर्सिंग वाले हैं, यदि कोई नीट वाला ये देख रहा है, तो ये डिसीज भैया बहुत, आपका ये पूरा चैप्टर ही है डिसीज। तो मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ, जो नोट्स बना रहे हैं लिखते चलो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप खुद पेपर लगा के देख लो, आपको डिसीज से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका प्रभावित अंग जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जिसे अपन कहेंगे श्वसन तंत्र। अब सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण। स्वाइन फ्लू वैसे तो है खतरनाक बीमारी है ना, यदि किसी व्यक्ति को हो गई और उसे सही समय पे उपचार नहीं मिला तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ये तो पक्का है ना, वो होता है, ये थोड़ा खतरनाक है बीमारी। तो उसके लिए अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा इसके सिम्टम्स, या जिसे अपन कहते हैं लक्षण। देखो श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है तो सीधी सी बात है, श्वास नली या फेफड़े कोई भी हिस्से प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सांस लेने में समस्या होगी। सबसे पहला तो यही हो जाएगा, सांस लेने में समस्या, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, यदि ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक, कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये वायरस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस व्यक्ति के त्वचा में लाल दाने निकल आते हैं, स्किन में रेड स्पॉट या लाल दाने निकल आते हैं, और ये जो रेड स्पॉट है इसमें बहुत ईचिंग होती है, इसमें अत्यधिक खुजली होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ईचिंग और खुजली होती है। बीमारी और बढ़ेगी ना तो धीरे धीरे जो है वीकनेस होने लगती है और घाव बनने लगते हैं स्किन में, बहुत खतरनाक है। जैसे कभी कभी म्यूकस ग्लैंड में सूजन आ जाती है ना, या एल्वेओलाई प्रभावित हो जाती है, इस वजह से इस बीमारी में ज्यादातर इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट या उपचार। अब यदि ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें तो भाई इसका कोई उपचार अभी तक तो नहीं है। मैं बता रहा हूं जो WHO से अप्रूव्ड है, पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो अभी कोई उपचार नहीं है। जैसे कोरोना में हो रहा था ना कि अपन बर्ड फ्लू की दवाएं दे दी, टॉमी फ्लू दे दिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दी मलेरिया वाली, वैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक या अलग अलग दवाई को देकर ट्राई किया जाता है, और उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, लेकिन कोई अच्छा उपचार नहीं है। पर फिर भी आप एग्जाम के एंगल से याद रखो, एक वैक्सीन है, नोसोवैक वैक्सीन, नोसोवैक, ये कुछ फुल फॉर्म है ना, नोसो कुछ है और वैक का मतलब वैक्सीन, तो ये नोसोवैक, पर आप सीधे सीधे याद रखो नोकोवैक वैक्सीन जो है इसका उपयोग किया जाता है किसके उपचार के लिए, स्वाइन फ्लू। ठीक, अब स्वाइन फ्लू का एक पॉइंट याद रखना, बोलचाल में अपन ने कह दिया इसे स्वाइन फ्लू। अब होता क्या है, इसकी एक कहानी, ये जो स्वाइन फ्लू है ये होता है H1N1 वायरस से, और ये जो H1N1 वायरस है ये कोई अलग वायरस नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है, अपन उसकी बीमारी आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। धीरे धीरे समय के साथ ये जब इन्फ्लुएंजा वायरस अलग अलग जंतुओं में गया तो उस इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, उसके जीन में जो है सडन चेंज हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि वो जो इन्फ्लुएंजा वायरस थे वो और ज्यादा प्रभावी हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, वो मतलब अटैक ज्यादा से ज्यादा करने लगा, और उसके रोकथाम के लिए जो इन्फ्लुएंजा की जो दवा थी वो उस पर काम करना बंद कर दी। तो इन्फ्लुएंजा के म्यूटेशन से H1N1 बना है, इसीलिए स्वाइन फ्लू का एक दूसरा नाम भी चलता है जिसे कहते हैं नोवेल इन्फ्लुएंजा। तो घबराना नहीं, नोवेल इन्फ्लुएंजा।
ये कौन सी बीमारी, जैसे पूछ लिए कि नोवेल इन्फ्लुएंजा का उपचार क्या है, तो नोवेल इन्फ्लुएंजा का उपचार, नोवेल इन्फ्लुएंजा मतलब स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू का उपचार क्या है, 900 वेग का टीका या वैक्सीन। ठीक, तो H1N1 यदि अपन बात करते हैं H1N1 की, तो ये जो है ये म्यूटेशन से बना हुआ वायरस है, और म्यूटेशन से बना वायरस है जो किसके म्यूटेशन से बना है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की डिसीज अपन आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंजा ही नाम होता है उसका। इस इन्फ्लुएंजा वायरस के म्यूटेशन से बना है H1N1। ठीक, तो ये जो है ये कहानी हो गई किसकी, तो यहां पर अपन ने देखा स्वाइन फ्लू को। अब अपन देखते हैं स्वाइन फ्लू के साथ ही फ्लू से मिलता जुलता शब्द बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। बीमारी यदि कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले ही फैली थी, पूरे देश में लगभग फैली थी। वो जब होती है बीमारी तो मुर्गे और अंडे बहुत सस्ते हो जाते हैं, मुर्गा खाने के लिए मना किया जाता है ना। अब तो समझ गए होंगे कौन सी बीमारी की अपन बात कर रहे हैं। मुर्गा सस्ता हो गया, मुर्गा खाने का मना कर रहे हैं, अंडा सस्ता हो गया। तो वो जो बीमारी है वो बीमारी है बर्ड फ्लू। सभी ने सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है, इसे अपन कहते हैं बर्ड फ्लू। ठीक, बर्ड फ्लू बीमारी की यदि अपन बात करें ना, तो ये बीमारी का बहुत बढ़िया एक इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उसको अपन अभी समझते हैं। पहले अपन थोड़ा सा अपना साइंस के हिसाब से देखें। यदि बर्ड फ्लू नाम से ही समझ गए होंगे, तो बर्ड फ्लू जो है इसके वायरस की यदि अपन बात करते हैं, तो इसके वायरस का नाम है H5N1। फुल फॉर्म वही है, हीमो अग्लूटिनिन न्यूरोमिनिडेस, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है जो वायरस में। बाकी कहानी वही होगी कि सबसे पहले क्या हुआ, जो इन्फ्लुएंजा वायरस था, जब इन्फ्लुएंजा वायरस अलग अलग जंतुओं में गया तो उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन से बन गया H1N1। जब H1N1 वायरस सुअर में भी था, मनुष्य में आया, मनुष्य से अलग अलग प्रकार के मनुष्य में फैला, तो फिर इस H1N1 में भी क्या हो गया, म्यूटेशन, और म्यूटेशन होकर इसने बनाया H5N1। ठीक, सबकी जो जड़ है ये कहां पर है, इन्फ्लुएंजा वायरस में है। H5N1 चाहे N1 H1N1 कोई भी आपसे वायरस पूछा जाए तो ये जो है इनका नाम क्या होता है, इन सब कहां से आए हैं, इन्फ्लुएंजा से। इसीलिए ये जो बर्ड फ्लू बीमारी है ना, इस बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन से तो समझ गए होंगे, उड़ने वाले के लिए एवियन शब्द उपयोग करते हैं, है ना। एयरलाइंस एवियन नाम की मिल जाएंगे आपको, एवियन डिपार्टमेंट। तो एवियन जो है वो संबंधित होता है किससे, उड़ने वाली चीजों से, और बर्ड है पक्षी है, उड़ेगा इसलिए वैसा उसका नाम। वहां पर अपन ने स्वाइन फ्लू का क्या नाम देखा था, तो स्वाइन फ्लू का नाम अपन ने पढ़ा था कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था नोवेल इन्फ्लुएंजा, और इसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से बने। अब अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, इसका भी अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग जो है वो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन ये उतने बड़े स्तर पर नहीं फैलता जितने बड़े स्तर पर स्वाइन फ्लू फैलता है। बर्ड फ्लू यदि किसी व्यक्ति को है तो उसके मरने की संभावना केवल 5% है। मान लो ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, या जिसने इलाज में, ट्रीटमेंट में लापरवाही की है, तो उसको ये बीमारी होगी, नहीं तो इस बीमारी होने के चांस नहीं, मतलब बीमारी होगी, मरने के कोई चांस नहीं, कमजोर है। तो श्वसन तंत्र को तो प्रभावित करता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ट्रैकिया, या जिसे अपन कहते हैं श्वास नली। ठीक, ये प्रभावित करेगा ट्रैकिया, श्वास नली को। अब अपन यहां पर देखते हैं इसका ट्रांसमिशन, या जिसे अपन कहते हैं संक्रमण। तो यदि अपन इसके ट्रांसमिशन या संक्रमण की बात करें, तो ये जो बीमारी है ये बीमारी फैलती है किससे, पक्षी से,
या मुर्गी से। अब मुर्गी मुर्गा अंडा ये समझ जाना है ना भाई, ऐसा नहीं कि मुर्गा से नहीं हो रहा, मुर्गी से भी फैलेगी और किससे फैलती है, मुर्गा से। ये जो बर्ड फ्लू वाला वायरस है ना, कुछ पक्षियों में प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। कुछ पक्षी होते हैं जैसे बतख हो गया, बगुला हो गया, है ना, सारस हो गया, इन सभी के अंदर ये है, प्राकृतिक रूप से है, पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाता ना, वो उससे ट्रांसमिशन होके जाता है, उनके पास ये है ही। लेकिन उसके अलावा यदि जैसे गौरैया को आ जाए, कौवा में आ जाए, या किसी और पक्षी में आ जाए, या मुर्गी में आ जाए, तो उसे प्रभावित करेगा, और फिर उसको जब खाएगा कोई व्यक्ति तो वो फिर कहां पर आ जाएगा, उसके शरीर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं इसके लक्षण, सिम्टम्स या लक्षण। यदि अपन बात करें इस बीमारी की, तो ये भी जैसे और वायरल डिसीज ज्यादातर होती है वैसे इसका भी काम है, लक्षण तुरंत नहीं दिखते, है ना। अपन यहां पर बात करें किसकी, सिम्टम्स या जिसे अपन कहते हैं लक्षण। तो पहला लक्षण तो यही है कि इस बीमारी के लक्षण 8 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं, बाद दिखाई देते हैं। ठीक, आएगा पहले वायरस, अंदर लाइटिक साइकिल चलाएगा, आप इसी चैनल में वीडियो देख सकते हैं वायरस कैसे हमला करते हैं, तो उसमें आप देख लो कि लाइटिक और लाइसोजेनिक जो चीजें होती हैं। तो क्या होगा, ये जो लाइटिक साइकिल है, ये लाइटिक साइकिल क्या करेगा, जाएगा शरीर में अपनी संख्या बढ़ाएगा जब तक अपन को पता नहीं चलेगा, फिर जब सेल पूरी ब्लास्ट होकर पूरे शरीर में फैल जाएगा वायरस, तब अपन को पता चलेगा, इसलिए 8-10 दिन बाद लक्षण दिखते हैं। ठीक, अब श्वास नली प्रभावित हुई है, ट्रैकिया या श्वास नली प्रभावित हुई है, तो सीधी सी बात है सांस लेने में क्या होगी, समस्या। ठीक, यदि वायरस की संख्या अधिक हो गई, ये पॉइंट याद रखना, तो जोड़ों में, जॉइंट या जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, अनबियरेबल पेन होगा, किसमें, जॉइंट में असहनीय दर्द। ठीक है, ब्लड में आ गया वायरस, धीरे धीरे सब चीज को प्रभावित कर रहा है, तो वो जब प्रभावित करेगा तो हमारी हड्डियों में, खासतौर पर जोड़ों में क्या होने लगेगा, दर्द। ये जो वायरस है ये म्यूकस ग्लैंड, जिसे अपन कहेंगे श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड श्लेष्मा ग्रंथि को प्रभावित करता है, म्यूकस ग्लैंड श्लेष्मा ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मृत्यु नहीं होती इसमें, मैं भी बता चुका हूं, केवल 5%। अब अपन इसका देखते हैं ट्रीटमेंट, उपचार। यदि बहुत कम मात्रा में है कि बस उसको हुआ ही है और वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गया है, लेकिन वो जो है वो बहुत कम, उसके शरीर में वायरस जो है बहुत कम है, तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना है ना। उस स्थिति में एंटीबायोटिक दे दी जाती है ना, विटामिन की गोली दे देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन मान लो बीमारी बढ़ गई, तो 2 शब्द याद रखना आते हैं पेपर में। एक तो आप याद रखोगे टॉमी फ्लू, टॉमी फ्लू, ये तो आपने सुना होगा, जो थोड़ी भी अवेयर रहे होंगे लॉकडाउन के समय, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के उपचार के लिए भी टॉमी फ्लू का उपयोग किया जा रहा था। गोली भी होती है, पाउडर भी होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है। टॉमी फ्लू की दवा आप लिखेंगे। और दूसरा रेलेंजा, दूसरा जो है ये है रेलेंजा, ये दोनों दवा का उपयोग किया जाता है। टॉमी फ्लू जो है ये नाम है ना, सीधे इस नाम से दवाई मिल जाएगी। रिलेंजा जो है ये सीधे नाम है, इस नाम से ये जो है ये दवा मिल जाएगी। ये मतलब आप समझ लो कंपनी ने नाम रखा है। ठीक, यदि अपन बात करें केमिकल के हिसाब से, तो जो टॉमी फ्लू है उसे कहते हैं
टॉमी फ्लू को कहा जाता है, रेलेंजा को तो अपन कहते हैं ओसेटियो मिविर। ठीक, ये कहा जाता है किसे, रिलेंजा को, और टॉमी फ्लू को कहा जाता है जाना मिविर। इसे कहते हैं जाना मिविर। याद रखेंगे भैया, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। टॉमी फ्लू, जिसे अपन बोलचाल में टॉमी फ्लू कहते हैं, नाम है जाना मिविर, और इसका नाम है ओसेलट मिविर। ओसेलट मिविर। सुधार देंगे जो लिखे थे, ओसेलट मिविर, ये नाम है रेलेंजा का। उपचार भैया बिल्कुल कंठस्थ कर लो, टॉमी फ्लू, रेलेंजा तो अच्छे से याद कर लो, और ये दोनों याद हो जाए तो बढ़िया बात है। ठीक, फिर आता है ये इसका पॉइंट, विश्व बर्ड फ्लू दिवस। वर्ल्ड बर्ड फ्लू डे। विश्व बर्ड फ्लू दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को। अब भी 3 दिन पहले इसको अपन मनाया नहीं था, 11 मई। 11 मई के दिन मनाया जाता है बर्ड फ्लू डे, इसकी अवेयरनेस के लिए कि कैसा क्या करना चाहिए, क्या उपचार रखना चाहिए, ये फैले तो क्या सावधानी रखना चाहिए, ये सब चीजों को लिए अवेयरनेस फैलाता है, तो इसे मनाते हैं अपन 11 मई को। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी, बर्ड फ्लू। देख लेता हूं मैं ऐसा कुछ जो आपके जानने लायक है, नहीं ऐसा कुछ पर्याप्त है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि ये सब बर्ड फ्लू की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। ठीक, देखो बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों में तो थी, जैसे मैं बताया कि कुछ में प्राकृतिक रूप से है, बतख, सारस है ना, बगुला, इनके अंदर प्राकृतिक रूप से है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो वैसे ही इसकी कहानी है, ये धीरे धीरे फैल गया और मैं आ गया, उसको अपन समझते हैं। ठीक, देखो यदि अपन बात करते हैं बर्ड फ्लू के इतिहास की, तो बर्ड फ्लू का इतिहास जो है ये शुरुआत होगी इसकी 2004 और 2005। 2004 और 5 में थाईलैंड और वियतनाम, यहां पर सबसे पहले इस बीमारी को मनुष्य में देखा गया था। थाईलैंड और वियतनाम में सबसे पहले इसके जो पेशेंट है वो मिले थे। ठीक है, 2004 का आखिरी था, सितंबर अक्टूबर चल रहा था, और 2005 की शुरुआत में फिर ये केस मिले होंगे। हुआ क्या, इसके पीछे कहानी है। चाइना में, तो मतलब आप कह सकते हैं फेस्टिवल, एक त्योहार मनाया जाता है चाइना में, जिसे कहते हैं थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। थैंक्स गिविंग फेस्टिवल और भी देशों में जैसे आप सर्च करोगे ना, तो अमेरिका में भी मनाते हैं, इंग्लैंड में भी मनाते हैं, पर उनका उद्देश्य अलग है, वो कुछ और। जैसे कोई गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए देने के लिए करता है, कोई गरीब बच्चों को खिलौना देने के लिए करता है, वो अलग है। चाइना में जब ये मनाया जाता है थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, ये चाइना में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको मिड ऑटम में मनाते हैं, बोले तो मध्य शरद ऋतु। और मध्य शरद ऋतु का मतलब, अब इसकी डेट तो फिक्स नहीं है, पर आप ये मान के चलो सितंबर का अंत और अक्टूबर की शुरुआत, अक्टूबर की स्टार्टिंग, सितंबर लास्ट और अक्टूबर की शुरुआत जब होती है, उस समय ये त्योहार चाइना में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि चाइना वाले जो हैं ये थैंक्स करते हैं कि भैया हमें क्या मिली, फसल, फसल की पैदावार
फसल की पैदावार हुई, उन्हें फसल मिली, तो फसल की पैदावार को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हर वर्ष ऐसा ही हो, प्रोत्साहन देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। त्योहार की तरह मनाते हैं हम लोग प्रॉपर इसको, है ना। कब मनाते हैं? और तो ये आप मिड ऑटम या मध्य शरद ऋतु तो समझ गए। और मध्य शरद ऋतु में एक पॉइंट याद रखना, इसको मनाया जाता है 8वें चंद्रमास के 15वें दिन। 8वें चंद्रमास के 15वें दिन मनाते हैं, है ना। 15th डे ऑफ द 8th लूनर मंथ। बात वही पड़ेगी कि उस समय क्या रहता, मध्य की शरद ऋतु चलती, मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना चलता। पर एक पॉइंट ये याद रखना, 8वें चंद्रमास के 15वें दिन वहां पर बकायदा छुट्टी रहती है। सब चंद्रमा को जो है उसको पूजा करते हैं, तो नहीं कह सकता मैं, वो पूजा तो गलत शब्द हो जाएगा, मतलब उनको एप्रिसिएट करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, डिजायर करते हैं, जो जैसा समझ रहे ना तुम लोग, मतलब मानते हैं उस दिन की भैया फसल आई, फसल हमें मिली, हम खा पी पाए, भगवान का शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हुआ, उसको करने के लिए मनाते हैं। अब हुआ क्या, हर साल मना रहे हैं, इतने साल से मना रहे हैं, उसमें खाना पीना पार्टी चल रही है। गड़बड़ ये हो गया कि 2004 में जब उन्होंने मनाया, तो उस 2004 की जो थीम है, ये 2004 में जब मनाया तो 2004 की थीम उन्होंने रख दी बंदर। ठीक, थीम थी, तो उस थीम में ये मंकी जो बंदर है, बंदर को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, तो बंदर इन्होंने थीम रख दी। अब भैया पार्टी के बाद इनका चलता खाना पीना। अब आप जानते हो चाइना के खाना में तो आम बात है, लोग क्या क्या खा लेते हैं, तो ये सब बंदर अंदर तो आम बात है। तो वैसे सामान्यतः प्रतिवर्ष खाने में वो बंदर के रूप में बंदर का भी मांस जो है खा लेते थे। अब 2004 में जब हुआ सितंबर अक्टूबर में, तो उसकी थीम रख दी गई बंदर, मंकी। तो मंकी को ही कैसे खा ले, वो उसकी थीम है। तो क्या किया गया, इसीलिए खाने के लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, किसको, चिकन मंगाया गया, मुर्गी के मांस को, मुर्गे के मांस को, चिकन को मंगाया गया। अब इतनी बड़ी आबादी को उसको खिलाना तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी वहां के पोल्ट्री फार्म की तैयारी थी, उन्होंने अच्छा खासा सब कुछ कर लिया। अब हुआ क्या, जब ये फेस्टिवल उनका बढ़ा और जब उनको सप्लाई कम हुई, तो उन्होंने और जो मुर्गी है वो मंगा ली, कहां से, थाईलैंड से, वियतनाम से। यहां से उन्होंने क्या मंगा ली, मुर्गी। और थाईलैंड और वियतनाम की मुर्गी जो है वो पहले से ही प्रभावित थी। देख लो, मनुष्य में भी सबसे पहला केस यहीं पर मिला था, तो उन्होंने थाईलैंड और वियतनाम से भी मुर्गी मंगा ली, जिसके अंदर कौन सा वायरस था, H5N1 वायरस। अब सामान्यतः ये जो वायरस है ये 60 डिग्री सेल्सियस में मर जाता है ना। चाहो तो आप जहां नोट्स बनाए वहां लिख लो, H5N1 वायरस 60 डिग्री सेल्सियस में मर जाता है। तो यदि उस खाने को बहुत अच्छे से उबाला गया होता तो वो वायरस मर जाता, मनुष्य में आता ही नहीं। लेकिन अब इतना बड़ा त्योहार है, तो त्योहार में इतना पकाने में ध्यान तो देंगे नहीं, जैसा जो बना मसाला डालो, स्वाद करो और दे दो। आप जानते ही इतने लोगों की व्यवस्था करना। तो क्या हुआ कि उसको कच्चा जो था या कम पका हुआ था, सीधे सीधे उसको लोगों को दे दिया गया। तो वो जो H5N1 वायरस था वो लोगों के अंदर आ गया और लोगों में क्या होने लगा, बर्ड फ्लू। तो एक त्योहार के में थीम बंदर, तो बंदर ना खा के वो कहां शिफ्ट हो गए, मुर्गे में, और मुर्गा मुर्गी में शिफ्ट हो गए। तो उस वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, कहां पर, चाइना में। सबसे पहले भले आई थाईलैंड वियतनाम में, लेकिन तेजी से ये जो फैली कहां पर, चाइना। फिर चाइना से और बाकी देशों की जगह, बड़ी बड़ी जगह, है ना, क्योंकि अब चाइना आप जान ही रहे, वहां अलग अलग देश के लोग हैं सब। तो इस वजह से फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी जगह पर फैलती गई। पर ठीक है, दिक्कत नहीं है, मरते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है ना। तो इस प्रकार से भैया ये कहानी हो गई किसकी, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बीमारी क्या है, कैसे आई, क्या इसका क्या था। अब तो उपचार भी है, टॉमी फ्लू रिलेंजा बन गया है। लेकिन इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि बर्ड फ्लू बीमारी क्या है और क्या इसका इतिहास। देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब 5% भी मरने के चांस है, तो यदि ये बीमारी हो गई तो उपचार करा लेंगे, इसमें इतना ज्यादा क्यों ये किया जा रहा है। तो देखो, H5N1 जो वायरस है ये म्यूटेशन से बना है। पहले इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसके म्यूटेशन से H1N1 बना, फिर H1N1 में म्यूटेशन होकर H5N1 बन गया।
यदि ये मनुष्य में बहुत तेजी से फैलेगा तो मनुष्य जो है काफी विकसित डेवलप्ड एनिमल है, डेवलप्ड जो है विकसित जंतु है, तो अपने शरीर में जब ये वायरस बहुत समय तक रहेगा और रेप्लिकेट होगा, अपने शरीर से दूसरे के शरीर में जाएगा, तो तेजी से इस वायरस में म्यूटेशन होगा, बहुत तेजी से इसमें उत्परिवर्तन होगा और ये म्यूटेशन इतना ज्यादा होगा कि उस म्यूटेशन से फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा, बहुत अटैकिंग हो जाएगा, लोगों में फैलेगा और जो अभी वर्तमान समय में उसकी दवा है टॉमी फ्लू रिलेंजा, ये काम नहीं करेगी, हो सकता है वो इतना घातक हो जाए कि इंसान की मृत्यु ही हो जाए। तो इस वजह से वो बहुत उसमें म्यूटेशन होके वो घातक ना हो जाए, इसलिए उसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है और लोगों को अवेयर किया जाता है जब बर्ड फ्लू फैलता है। मरना उसका डर नहीं है, मरने की बात नहीं, बात है म्यूटेशन। जैसे कोरोना के समय आपको याद हो, आप देखते थे कितने वेरिएंट आ गए थे कोरोना के, कप्पा वायरस आ गया था, फिर आखिरी में एक और आ गया था, तो ये म्यूटेशन हो रहा था ना, खतरनाक होते हैं, इसलिए म्यूटेशन से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये बर्ड फ्लू का इतिहास है जो आप समझ गए। आज अपन ने स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू पढ़ा, धीरे धीरे ऐसे ही अपन और डिसीज को पढ़ते जाएंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आपके सुझाव हो, कुछ सलाह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।